अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहां अपोजिशन ने कमर कस ली है वहीं हुकूमत ने भी तैयारी कर ली है। यूँ समझिए कि सियासत के मैदान का तबले जंग बच चुका है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नून लीग से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए हर आइनी, कानूनी और सियासी तरीक़ेकार अपनाएंगे। क्या कहा अपोजिशन के अहम रहनुमाओं ने, ज़रा देखिए। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और इमरान साहब को जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने का कहा तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी वेलकम किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो 23 मार्च को मार्च ना करने का कहते थे, वो बहुत ही पुरएतमाद है और खुलकर दावत दे रहे हैं कि आप लोग अब अपनी तारीख़ पर इस्लामाबाद आएँ। मैं आपको तारीख़ आगे करने का नहीं कहूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो अपोजिशन जमातों को ऊँट, घोड़े और लोग देने की पेशकश भी की कि एहतजाज कर सकें। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ये भी देखिए। ये तकरीबन 13वीं दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है और आपको जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदे ही कोई नहीं है, आप फिर वापस हो जाते हैं। सो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लोग भी दें। आपको अगर ऊँट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं, कोई घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियाँ चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग मार्च में कोई तकलीफ़ ना हो। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब शेख रशीद के एतमाद और अपोजिशन जमातों को इस्लामाबाद की दावत देने के पीछे कहानी क्या है। दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ये दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ के 22 अरकान जो है ये हमारे साथ राब्ते में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। मैंने पहले भी कहा है, कम से कम 22 पीटीआई के MNAs को मैं जानता हूं जो इस जमात के साथ नहीं चलना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम अगर पीटीआई के टिकट पर अपने हलके में गए हमें वोट नहीं पड़ेगा, हमें कामयाबी नहीं होगी, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, जहां शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती पार्टी के अरकान के साथ राब्तों का दावा करते हैं, हुकूमत ने तो सेनेट में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास कराते वक्त अपोजिशन के साथ नंबर गेम कैसे खेली ये तो सबने देखा और राब्तों का दावा तो उधर से भी होता है। अब आइंदा महीने मुल्की सियासत में बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सारी सिचुएशन में बात करूँगी। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, कल बड़ी अहम मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब ने मदू किया, जरदारी साहब को, बिलावल को, मरियम साहिबा आई मिलने के लिए। अब बात यह कि एक दूसरे को सिलेक्टिव कहने वाले कल एक बार फिर इकट्ठे हुए। ये जो हुकूमत मुखालिफ इकट्ठ है ये हुकूमत के लिए कितनी परेशानी का बायस है आप समझते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कल ये कहा कि हमें यकजहती चाहिए इस हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, आप लोगों पर दबाव डालने के लिए। तो आप कितना प्रेशर या दबाव महसूस कर रहे हैं शेख साहब? ये टीवी पे प्रेशर डालने जा रहे हैं। हमें तो पता है कि इन्होंने रैली इकट्ठी निकालनी है, बाकी सब बहाने हैं। आदम एतमाद लाएंगे तो ये अपने बंदे लेके आएंगे, फिर ये कहेंगे फ़ोन कॉल आई इसलिए 7 बंदे नहीं आए, 5 बंदे नहीं आए, 10 बंदे नहीं आए। सर जी, ये सारा इनके पास बंदे नहीं हैं। इनका एजेंडा यही है कि वो 27 से पीछे हों या 27 से आगे हों, ये 23 से पीछे हों। फजल रहमान आएगा तो इनकी ठुकाई करेगा, क्योंकि उसे मैंने 2, 3, 4 दफ़ा कहा कि यहाँ भाई 23 मार्च को 22 को OIC कॉन्फ्रेंस है, आप क्या करने आ रहे हैं? फिर 23 मार्च को पाक फौज की परेड है। लोगों ने J-10C जो है उसकी फ्लाइंग मार्च देखनी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में होने लगी है। चाइना का नया मॉडर्न जहाज़ है। आपकी शक्लें तो देख देख के लोग तंग आए हुए हैं। अब क्या फैसला होता है? मैं जिस बात को 2 महीने से कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि इन्होंने लॉन्ग मार्च इकट्ठे करना है, अदम एतमाद करना है, कर लें। ये लॉन्ग मार्च के डरे हुए हैं, इनको पता है कि लोगों ने वापस हो जाना है। जब आपने मौलाना साहब को समझाने की कोशिश की 23 मार्च के दिन के हवाले से, तो क्या जवाब आया उधर से? कि मैं 23 मार्च को ही आऊँगा।
तो आप तो कह चुके हैं कि आए 23 मार्च को आए। अब तो मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल, अल्लाह तेरा भला करे, अब तो मैं कहता हूँ ये आएंगे नहीं अब 23 मार्च को। शेख साहब, जो आप ये बात करते हैं ना कि हल्की फुल्की मौसीकी ये चलती रहेगी, पक्का राग नहीं चलेगा, 2 दिन पहले राना साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो वो तो बड़े पूरे एतमाद है कि इस बार हल्की फुल्की मौसीकी ने हम शेख साहब को पक्का राग सुनाएंगे। इन तिलों में तेल नहीं है, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है। 3.5 साल हमारे गुजर गए हैं, 14 महीनों के बाद ही घर चले गए, 20 महीनों के बाद घर, 3.5-4 साल तो हमारे हो गए। आखिरी साल जो करोगे तो अपना अंजाम बुरा करोगे। आखिरी साल की गलती जो है गले पड़ सकती है। और मैंने एक जुमला कभी रिपीट नहीं किया, लेकिन इमरान खान कहते हैं कोई अच्छा जुमला तुम्हारे ज़हन में आ जाए तो रिपीट किया करो। लेकिन नवाज शरीफ का जो नस्ला टावर है वो गिर चुका है, सेहतमंद है, बीमार है, मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं है, जो कुछ है, ये उसका मसला है। शहबाज शरीफ का केस बहुत सीरियस है, क्या फैसला होता है अल्लाह को पता है। और पीपल्स पार्टी का तो जोरी हाइट वैसी बैठी हुई है पंजाब में, तो उसका कोई मसला ही नहीं है। अब ये दोनों मिलके फजलुर रहमान साहब क्या फैसला करते हैं, वो जब इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इस दफ़ा जो मदरसे हैं और उनके तलबा हैं, क्योंकि 2 तारीख को रोज़ा हो जाएगा, उन्होंने रियाजत करनी है, तरावियाँ पढ़ानी है, ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा सारे उनके पास भी जाऊँगा, तकी उस्मानी साहब के पास जाऊँगा, जलंधरी साहब के पास जाऊँगा, इन सब लोगों के पास जाऊँगा। कर दिया इन्होंने कल के बाद, तो ये तासुर मिला नून लीग को पीपल्स पार्टी से मुलाकात जो है उसकी जड़ों में बैठ जाएगी। नून लीग की सियासत ही एंटी पीपल्स पार्टी है। नून लीग की सियासी बंदा दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे सकता। जब ये इकट्ठे होंगे आपस में लड़ेंगे। और फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देना है। मेरा ख्याल है कल जो हुआ है मॉडल टाउन, ये कहाँ हुआ है, वो लाहौर में, उन्होंने फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। आए जनाब, हम तैयार बैठे हैं इस्तकबाल के लिए, आए। अच्छा, सही है शेख साहब, अगर ऑपोजिशन अदम एतमाद लेकर आती है, शाहिद खाकान अब्बासी बड़े पूरे एतमाद हैं कि 22 लोग आप लोगों के जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी बातें करें, ऑपोजिशन ये बातें कर रही है, कोई सरप्राइज मिल सकता है इस पर आपको जो ऑपोजिशन देने की कोशिश कर रही है? ये बातें हम भी करते थे जब हम अपोजिशन में थे। बेनज़ीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके, राइट? वो जहाज़ों में ले गई उधर, हम इनको तो ये बातें तो आप मैं तो नहीं कह रहा कि हमारे 22 बंदे उनके साथ हैं। देखिए, हमने तो उनका कोई बंदा तोड़ा ही नहीं। उस्मान बुज़दार इतना शरीफ आदमी, हाँ जी। ये शायद खाकान कह रहा है ना कि हमारे साथ 22 बंदे हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह करो जी, इंतजार किस चीज़ का है? फिर तो देख चढ़ी हुई है, फिर तो सिर्फ खोंचा ही लाना ना बीच में। सही। अच्छा शेख साहब, नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत को दी गई है, आप लोग जब भेजा गया तब भी कह रहे थे पछताए, बल्कि हुकूमत पछताई भेज के, बाद में कहा गया मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी। अब जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं उसको भी आप लोग जाली कह रहे हैं। आज 3.5 साल के बाद आप लोगों को लाने की भी जल्दी है, तो गलती कर दी, किसका फैसला था जो आज आप लोग पछता रहे हैं? वापस आप शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई आप लोग करना चाहते हैं, नवाज शरीफ को खुद से आप वापस ला नहीं सकते हैं, तो ये जाली रिपोर्टों पर फिर आप लोगों को एक्शन भी तो लेना चाहिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, सियासी तौर पर तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें बार बार उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। खाम खा उसको मीडिया में जिंदा रखते हैं। चला गया, खुदा उसका वो जाने और खुदा से उसका मसला जाने कि उसने गलत मेडिकल। देखें, जो लीडर ही बुज़दिल हो, जो मेडिकल रिपोर्टें दें, खुदा ना खास्ता कल मुझे सजाए मौत हो सियासत में, तो मैं फ़ख्र करूँगा कि बजाय इसके कि मैं मेडिकल रिपोर्ट दूँ कि मैं नकारा हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं है, और मैं कहूँगा ठीक है मेरा वक्त आ गया है। ये बुज़दिल लोग हैं, दौलतें कमा कमा के इन्होंने, इनके काम नहीं है। खाना इन्होंने एक बर्गर है, वो यहाँ भी बहुत मज़ेदार है, चीज़ भी डालते हैं, आप सुना इस्लामाबाद में। मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे कोई कह रहा था जी कि आपके लिए बर्गर लाऊं, उसके लिए चीज़ पड़ा हुआ था। मैं कहा उधर भेज दे, वो नून का ही था। मैं कहा लंदन भेज दे के उसे पता लगे। आप लोग कोशिशें भी बंद कर देना शेख साहब वापस लाने की, फिर इतनी जल्दी क्यों है आप लोगों को?
देखिए हुकूमत का फैसला है। मैं तो कहता हूँ कि देखें, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी तक तो फाइनल नहीं हुई, और आ जाएंगे तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, नहीं आएंगे तो कौन दोपहर का खाना नहीं खा रहा, कौन यहाँ सन्नाटा पैदा हुआ है, कौन है जो कि सड़कों पे आके कह रहा है वापस आओ। देखिए इस मुल्क में एक लीडर था जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके लिए 22 आदमियों ने अपने आप को आग लगाई, मगर 12 और 22 के दरमियान, कोरोना के बाद मेरी यादाश्त पे असर पड़ा है। पीपल्स पार्टी ने उसको नौकरी नहीं दी। मैं रेलवे में पिछली दफ़ा आया मुशर्रफ के दौरान, मैंने उन सब लोगों के बच्चों को नौकरी दी। ये जालिम लोग हैं, गरीब को इस्तेमाल करते हैं। 12 से 22 के दरमियान जितने लोगों ने भुट्टो के लिए अपने आप को आग लगाई, सब के बच्चों को मैंने नौकरी दी। और ये दी कि ये गरीब लोग थे, जज्बाती लोग थे, और किसी ने उनको पूछा नहीं जी। किसी ने उनको, जो लोग बेनज़ीर के साथ शहीद हुए यहाँ, किसने उनको पूछा जी? ऐसे नकारा से प्लाट दे दिए उनको जिनकी कोई कीमत ही ना हो। जिन लोगों ने बेनज़ीर के साथ मेरे लाल हवेली से अगले चौक में जाने दी, जो प्लाट दिए वो जितने बेतुकीरे थे और इतने गए गुजरे थे कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, उन गरीबों की ज़िंदगी नहीं बदली। सो इसलिए अब गरीब आदमी भी बड़ा समझदार हुआ है, इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। इलेक्शन का कोई इंतज़ार करे या ना करे, आपने एक बात की थी कि जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो अपोजिशन कहती है कि उनके सर पे आ जाए। वो उनके गले पे तो आ सकता है, उनके सर पे नहीं आ सकता। एक तरफ आप कहते हैं ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार है, लेकिन हाथ गेट नंबर 4 वालों का आपके सर पे, ये क्या तजाद है? देखें, हमारे लाइन और लेंथ एक है, और उनका फैसला ये है कि जो मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ होंगे। जो मुंतखब हुकूमत होगी तो उसके साथ हैं, तो फिर हमारी लाइन और लेंथ उनके साथ एक है। किसी को क्या, जलने वाले जला करें, वो क्या फिक्र है, मुझे आ नहीं रहा उसका दूसरा हिस्सा के जलने वाले जला करें। नहीं, वो कुछ और है, कहना नहीं चाहिए, सेंसर कर देते हैं शेख साहब। नहीं, वो नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो नहीं कहना चाहिए। अच्छा शेख साहब, पीटीआई का जो एहतसाब का एक बयानिया था, आप लोग तो जाहिर है ये बयानिया लेकर आए थे कि आप लोगों ने एहतसाब करना है, करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन क्या आप लोग आज 3.5 पौने 4 साल के बाद अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं? शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया, इसके बाद एक तासुर पैदा हुआ कि शायद इमरान खान जैसा एहतसाब चाहते हैं, शहजाद अकबर उसमें कामयाब नहीं हो सके, बावजूद इसके कि अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरों ने, रहनुमाओं ने जेलें भुगती, जरदारी साहब ने भुगती, शहबाज शरीफ ने भुगती, शाहिद खान अब्बासी ने भुगती, ख्वाजा आसिफ ने भुगती, राना सनाउल्लाह ने भुगती, लेकिन फिर भी हुकूमत को सुकून नहीं आ रहा। कैसा एहतसाब चाहते हैं आप लोग? कैसा आप लोग नहीं समझते कि बयानिया आप लोगों का फेल हो गया है एहतसाब का? एक तो मैं ये सफाई दे दे के तंग आ गया हूं कि अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं। FIA है, इमिग्रेशन है, पासपोर्ट है, वीज़ा सेक्शन है। अब मसला ये है कि ये सारे लोगों ने जो जेलें काटी हैं, ये पिकनिक है, एसी लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन पास हैं। हमने 7-7 साल कैद ली है जी। एक आवारा कलाशनकोफों के माँ का जनाजा पड़ा है और 7 साल कैद हो गई। ये तो ऐसे ही अपने गंदे कपड़े धोने गए थे जेलों में थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, ये तो बर्तन जो है वो मैले करने गए थे। किसी केस का फैसला नहीं हुआ 3.5 साल में। शहजाद अकबर का जो मसला है वो मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं, आप मेरी बात पे यकीन जाने, ना मुझे पता है ना मेरे से किसी ने मशवरा किया। सही, शेख साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, इससे पहले हम एहतसाब की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का एहतसाब का जो हुकूमत का एक बयानिया था वो फेल हो गया, क्योंकि हमें तो शुरू से यही पता था कि आप लोगों की हुकूमत आएगी तो जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो इस मुल्क को लूट कर खा गए, उनसे अरबों रुपया निकलवाना था आप लोगों ने।
हाँ, कहती तो आप ठीक हैं, लोग हमसे यही तोके रखते हैं कि हम ये लूटा हुआ पैसा लाएं, इनको जेलों में हों। ऐसा नहीं हो सका, ये एक हकीकत है। तो इसका असर आने वाले इलेक्शंस में नहीं पड़ेगा? ऑलरेडी महंगाई है, उसको आप कम कर नहीं सके, एहतसाब के बयानिए को, इस वादे को वो आप लोग पूरा कर नहीं सके, तो 2023 के इलेक्शंस में आवाम के पास जाने के लिए सेलिंग प्रोडक्ट क्या है आपके पास? क्या लेके जाएंगे आप लोग आवाम के पास? यही चेहरे हमारी प्रोडक्ट है। इन्हीं को देखकर, इनके करतूत देखकर, ये मूंगफली वाला और मकसूद चपड़ासी के मंजूर चना चोर वाला और दही बदले वाला, ये सारी चीज़ें हम ले जाएंगे लोगों के पास। लोगों को पता है कि ये लोग करप्ट लोग हैं, इनकी वजह से ये महंगाई हुई। लोग थक गए हैं ना, इलेक्शन से पहले के सुन रहे हैं लोग, 4.25 साल हो गए हैं। पापड़ वाला, कुल्फी वाला, रेडी वाला, अब ये चीज़ें बिकेंगी नहीं अब ये शेख साहब? अभी तो 3.5 साल हुए ना, 6 महीने में कुछ ना कुछ निकल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा शेख साहब, सदारती निज़ाम की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? कौन सपोर्टिव है इस सिस्टम के लिए और कौन चाहता है कि सदारती निज़ाम आए शेख साहब? पता नहीं, कैबिनेट में तो नहीं आया। जब कैबिनेट में अगर आया मैं इसको अपोज करूंगा। अच्छा, अपोज करेंगे आप इसको, लेकिन कुछ लोग तो है ना जो इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर ही लोग मौजूद हैं। हाँ, मैं अगर कैबिनेट में आया, अगर कैबिनेट में आया तो मैं समझता हूँ ये आज के दौर में आसान काम नहीं है। बड़े सदर भी इस मुल्क में निज़ाम ऐसे चले हैं कि देखें, यहाँ सारे ही निज़ाम आजमाए गए हैं, लेकिन सदारती निज़ाम के नताइज भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। सो अगर कैबिनेट में आया मैं इसको अपोज करूँगा। ठीक है। शेख साहब, खान साहब का प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा कितना कामयाब रहा? क्या इस दौरे से कोई गुड न्यूज़ है? ऑल्दो चाइना हमसे नाराज़ है सीपैक के प्रोजेक्ट्स को लेकर। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स पर काम रुका, फिर दासू का दहशतगर्दी का हमला, एक बदएतमादी की फ़ज़ा है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान। ऑल्दो हम कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊँची, बड़े गहरे ताल्लुकात, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दौरा क्या इस हवाले से अहम था कि बदएतमादी की जो फ़ज़ा है या जो रिलेशंस में एक सर्द महरी सी आई हुई, ये ख़त्म हो जाए? हर दौरा अहम होता है और जब मुलाकात होती है गिले शिकवे दूर होते हैं। दासू के जितने मुतासरीन थे सबको मुआवजा भी दिया है और सीपैक प्रोजेक्ट के तमाम लोगों को फ़ौज प्रोटेक्शन दे रही है। कोई ना दासू ना भाषा, कोई काम नहीं रुका हुआ। जहाँ जहाँ सीपैक की लेबर है वहाँ जो है फ़ौज उनको प्रोटेक्शन दे रही है और बाकी जो जगह हैं और लोग हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्रोटेक्शन दे रही है। सो ठीक काम चल रहा है, लेकिन हमारे माशी मसाइल और हमारे माशी हालात दुनिया में कोरोना के बाद सारी दुनिया मुतासर हुई है, हम भी उससे मुतासर हुए हैं। सो उसमें जो अब इंशाअल्लाह ताला तेज़ी आए और तेज़ी आएगी। अभी ये बहुत आज मैंने तो नहीं देखा, फुआद साहब ने और शाह महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने तफसील बताई होगी। मैं तो लेकिन शेख साहब, ये नोशगिर पंजगोर में जो कार्रवाई हुई, दहशतगर्दों की तरफ से हमला हुआ, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। उधर से प्राइम मिनिस्टर का चाइना का दौरा, उधर से ये हमला होता है। क्या दहशतगर्दों की यही कोशिश थी, यही पैगाम था कि इस दौरे को सबूटाज किया जा सके, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब किया जा सके? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि चीन के दौरे के दिन ये सब कुछ करना एक प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें पाक फ़ौज के नौजवानों ने, जिनमें एक अफसर भी शामिल हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया और 20 दहशतगर्दों को ख़त्म किया। और इसकी टाइमिंग जो है वो सोची समझी थी, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों खटकते हैं और वहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं आप देखें, वहाँ भी पाकिस्तान सिंधु के मसले में इमरान खान डिस्कस हो रहा है, पंजाब में और यूपी में और उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी देखें ना। इंडियन टीवी, अभी मैं आपको कोई बात कहूँगा इसी वक्त, इंडियन टीवी तो मुझे इतना शक पड़ रहा है कि पता नहीं क्या मसला है। इंटरव्यू में पाकिस्तान में देता हूँ तो शाम को चला वो देते हैं, यानी कि उनको क्या तकलीफ है कि इंटरव्यू में पाकिस्तान में दे रहा हूँ और चल इंडिया सारे में रहा होता है। ये उनको एक ख़ास तकलीफ है, वो पाकिस्तान को फूलता और फलता नहीं देख सकते। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, कामयाबी से बढ़ेगा और कामयाब होगा और कामरान होगा और तरक्की करेगा और
इन सारे मसाइल से। लेकिन शेख साहब, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की तरफ से हों जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, चाहे बलोच अस्करियत पसंदों की तरफ से हों वो भी अफगानिस्तान में है, आज अफगानिस्तान में तालिबान की वो हुकूमत है जिसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है, और उन्हें भी पाकिस्तान की मदद का, सपोर्ट का ही हमेशा इंतजार रहता है, एक्सपेक्टेशंस है उनकी पाकिस्तान से। लेकिन वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हो रही है, वहाँ से हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो तालिबान जिन्होंने अमरीका नेटो अफवाज को शिकस्त देकर वहाँ से भगाया, वो इन ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान के खिलाफ हमले हो रहे हैं उनकी सरजमीन से। देखिए, पाकिस्तान के तालिबान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। 40 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी है, मैंने तो सारी ज़िंदगी उनको लड़ते ही देखा है। और वो वहाँ एक अच्छे, पहली दफ़ा एक मुकम्मल हुकूमत, पहले पंचेर वग़ैरह और उन इलाकों में नहीं थी, 100% तालिबान की हुकूमत है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये लोग देखें उनके साथ लगे रहे हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, सेंसिटिव इशू हैं। ये निगार हो गया, कुन्नड़ हो गया, पख्तिया हो गया, खोस्त हो गया, नूरस्तान हो गया, इन इलाकों में ये आबाद हैं और कुछ दाइश भी वहाँ मौजूद है। सो ये सारे लोग, इनमें कई ग्रुप्स हैं, वो इनको समझा भी रहे हैं और वो बात भी इनसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जी हाँ, दाइश तो है, लेकिन जो बलोच ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी पनाहगाहें ईरान के अंदर, जो बॉर्डर है ईरान के बॉर्डर के अंदर हैं, जो वहाँ से वो कार्रवाई करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर ईरानी हुकूमत मुलविस है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत अलार्मिंग है कि वहाँ की ज़मीन भी, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है जिसकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से भी दहशतगर्द आते हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, हमें इन हसास बातों पे बात करते हुए बड़ा संभल सोच के बात करनी चाहिए। अभी 200 किलोमीटर इलाका ऐसा है जिसमें फेंसिंग नहीं है ईरान साइड पे, वो भी हो जाएगी, और 20 किलोमीटर का इलाका अफ़गानिस्तान के तहत के साथ है। सो अभी अफ़गानिस्तान में फेंसिंग का काम रुका हुआ है, वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, उनसे बातचीत जारी है। सो जो कुछ है हमारे नोटिस में है और हम उसे हैंडल कर रहे हैं। हमारी अजीम अफवाज और अदारे उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अभी खुल के बात करो कोई, तो बस फिर खुल के बात का मतलब है कि अभी NDTV पे और सारे तो शेख साहब, टीटीपी के हवाले से फिर हुकूमत क्या सोचती है? आपको याद होगा जब हुकूमत मुज़ाकरात इस पर का फैसला हुआ तो बड़ी तनकीद हुई कि इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ज़ाहिर है आप लोगों की नीयत पर तो कोई शक नहीं था, हुकूमत की नीयत पर तो कोई शक नहीं था, लेकिन क्या अब भी यही है कि टीटीपी से, तालिबान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए, या ये समझ में आ गई कि ये लोग सुधर नहीं सकते, ये पाकिस्तान दुश्मन है? मुज़ाकरात पे कोई बात नहीं करना चाहता, अभी वेट एंड सी, आप इंतजार करें। लेकिन जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हों, दहशतगर्दों के हमले हो रहे हो, तो सवालात तो उठेंगे ना शेख साहब? उठते रहें, सवालों के भी जवाब देंगे। तालिबान की पूरी कोशिश है कि मसले जो है ये न बढ़ें, और उन्हें वो कह भी रहे हैं, लेकिन अभी वो कहे में नहीं है। सो लेट्स सी, वेट एंड सी, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है। सो मुज़ाकरात पे अभी मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका इम्कान था। अवाम और माहिरीन के खदशे, डर, तहफ़्फ़ुज़ात और सवाल सब दुरुस्त साबित हुए। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है। उधर हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास कराया। उधर IMF ने स्टेट बैंक को तामीराती सरगर्मियों पर इकदामात वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। यही नहीं बल्कि ज़राए की तरफ से सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस की मद में 529 अरब रुपए वसूल किए जाएं, सेल्स टैक्स की मद में 518 अरब रुपए वसूल किए जाएं,
और 50 अरब की एक्साइज और 58 अरब की इजाफी कस्टम ड्यूटी वसूल की जाए। ये जो मुज़ाकरात हुए IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, उसकी डिटेल्स जो है ना वो सामने आई हैं कि किन मुज़ाकरात की बुनियाद पर पाकिस्तान को जो $1 अरब की किस्त जारी की गई है, उसके पीछे ये वजूहात थीं। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, जबकि कई नए टैक्सेस लगाने के साथ साथ बिजली और गैस पर टैरिफ भी बढ़ाने का कहा गया है। यही नहीं बल्कि खाद, ज़राई अद्वियात, ट्रैक्टर्स और दीगर कई चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म करने के लिए भी कहा गया है कि इस पर भी नज़रसानी की जाए। यूँ कुल मिलाकर अगले बजट में 1100 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस इकट्ठे करने का अगर ये कहा जाए कि हुक्म दिया गया है, ये गलत नहीं होगा। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने IMF को इन सब हिदायत पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करा दी है। फिर मामला यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि फैटफ के जिन 27 निकात में से आखिरी नुक्ता रह गया था, उस पर भी जल्द से जल्द इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करार दिए गए जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तहकीकात करके उनको सज़ाएँ दी जाएँ। चलें, बात यहाँ तक रहती तो भी ठीक था, मगर IMF ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि आइंदा साल का जो माली बजट होगा उसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 559 अरब रुपए और दिफा के लिए 1586 अरब रुपए रखे जाएं। ये फैसले गैर मुतवक्के नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कह चुके हैं कि IMF के पास जाना कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और आज हमने ये देखा, जब ये डिटेल्स सामने आई तो ये सब दुरुस्त साबित हो गया। नाज़रीन, इस तरह तो फिर होता है इस तरह के कामों में, लेकिन इतनी जल्दी हो जाता है, ये हैरानकुन है। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। क्या यही एक्सपेक्टेशंस थी जो हम कह रहे थे, ऑपोजिशन भी कह रही थी कि IMF के साथ किन बेसिस पर आपके मुज़ाकरात हुए हैं वो सामने लाए जाएं, बिलाखिर वो चीज़ें सामने आ गई? यही एक्सपेक्टेड था कि ऐसी सख्त शराइतें होंगी? देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। पहला बुनियादी नुक्ता तो ये है कि कोई हमारी कनपट्टी पे, किसी हुकूमत की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखता, हमें कोई ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम IMF के पास जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें खसारे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं रही, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-80 बिलियन पे जा रही हैं, तो एक कोई 15-16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होने चला है। तो आप समझिए कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो हम जाएं कहाँ जाएं? ऑपोजिशन ज़रूर तनकीद करती है, लेकिन ऑपोजिशन ने भी कोई मुतबादिल एक हिकमत अमली या मुतबादिल कोई तरीका कार जो है वो सामने नहीं रखा। कुछ चीज़ें तो हमने शराइत पूरी कर दी। आपने जिक्र किया $1 बिलियन से पहले हमने कोई 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए, कोई 300 अरब का टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर था, जो इवेंचुअली कोई 30 रुपए फी लीटर जाना है। बिजली की कीमत बढ़ाई गई थी। तो $1 बिलियन वसूल करने से पहले मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ डला था, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 30,000 रुपए फी पाकिस्तानी खानदान, कोई तकरीबन 3 करोड़ खानदान इस मुल्क में बसते हैं, तो 30,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो तो पहले ही डल चुका है। अब जो नई डिमांड, मतलब कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपको टैरिफ की मद में पैसे देने ही देने हैं। बिजली आए ना आए, आपको पैसे देने ही देने हैं। आप देख लें, शाम के टाइम घरों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन क्या करें, पैसे तो आपको देने ही देने हैं। गैस के बिल तो वैसे आने ही आने, और न सिर्फ आने ही आने हैं बल्कि बदतरीज बढ़ते जाएंगे। अभी पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि पिछले एक साल में तकरीबन 56% 56% बिजली की कीमत जो है वो बढ़ी है। इसके साथ साथ कोई 55% जो है वो खाने बनाने के तेल की कीमत बढ़ी है, फिर कोई 41% दाल मसूर की कीमत बढ़ी है। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ाइए। दालें तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए तो जाहिर है ये चीजें महंगी हो जाएंगी।
तो आप कोशिश ये करें कि ये 3 या 4 चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें जिनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जो 55% बढ़ा है, बिजली इस्तेमाल करना बंद कर दें, पेट्रोल, दालें भी खाना बंद कर दें, मसूर की दाल खाना बंद कर दें, वो 41% बढ़ी है, तो फिर आपके ऊपर महंगाई का वो बोझ नहीं पड़ेगा। सही। तो IMF का जाहिर है अभी आपका ये ख़त्म होना है, इस साल के आखिर में आपका ये प्रोग्राम ख़त्म होना है, तो उसके बाद भी ये इस प्रोग्राम को कंटिन्यू हुकूमत रखेगी या मजबूरी है कि हमने रखना ही रखना है? देखिए, सितंबर 2022 में ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इसमें लगभग $2 बिलियन हमें और मजीद मिलना बाकी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ये है कि ये पहली हुकूमत होगी पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में, या 70 साल हमारा जो ताल्लुक रहा है IMF के साथ, पहली हुकूमत होगी कि इसको 2 IMF के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सितंबर 2022 में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम इस प्रोग्राम से बच निकलेंगे। हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। देखिए, अगर 2022 के सितंबर में खत्म होता है, 2023 में इलेक्शंस हैं, अब जरूरी तो नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, अगर कोई और हुकूमत आती है तो वो पाबंद होगी इसको कंटिन्यू करने की उन्हीं शराइत के साथ जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मामला तो उन्होंने तय करे। देखिए, सितंबर 2022 में ये करंट प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हाँ, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि हमें फौरन उसके बाद जो भी हुकूमत हो उसको IMF का एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। और उससे पहले जो 4 शराइत अभी सामने आई हैं IMF के प्रेस रिलीज में, उसमें तकरीबन 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं तनख्वाहदार तबकात के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स का रेट बढ़ा दें और 70 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करें। दूसरी उनकी फरमाइश, उनकी शर्त ये है कि जो हाउसिंग स्कीमों के लिए पैसे दे रखे हैं स्टेट बैंक ने और बैंकों के ऊपर लागू कर रखा है, उसको भी खत्म करें। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं उनको भी बंद किया जाए, और टेक्सटाइल सेक्टर को जो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर्जाजात दिए जाते हैं वो भी स्टेट बैंक खुद से देना बंद कर दे और एक नया इदारा कायम किया जाए। तो ये 4 बड़ी शराइत हैं जो हमने पूरी करनी है। हम तो कह रहे थे सीमेंट बड़ा बिक रहा है, सरिया बड़ा बिक रहा है, तो जाहिर है ये जो हुकूमत ने इतनी छूट दी हुई थी, एमनेस्टी दी हुई थी, उसकी बदौलत था। हम कह रहे थे तामीराती शोबे को बड़ा बूम मिल रहा है, तो ये तो जाहिर है फिर इंडस्ट्री आपकी नीचे जाएगी, इसको तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इन चार चीज़ों के नतीजे में अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स का रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उनकी कुव्वत खरीद गिर जाएगी, वो बाजार में जाके कम चीज़ें खरीदेंगे। अगर बाजार में जाके कम चीज़ें खरीदेंगे तो फिर कम चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो नीचे चली जाएगी। अगर हाउसिंग स्कीम्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे आपने कहा कि उनकी जो रियायती कर्जाजात हैं, अगर वो स्कीम वापस की जाती है तो फिर आप सोचिए कि उसके साथ कोई 50-60 मजीद इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जो आपको सीमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो आपको सरिया प्रोवाइड करती हैं, उनका भी डाउनफॉल हो जाएगा। फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी प्रेशर में आ जाएगा। तो ओवरऑल तो मईशत इन शराइत के नतीजे में मजीद स्लो डाउन हो जाएगी, और जो हुकूमत ने इशारे दिए हैं GDP ग्रोथ की तरफ से, वो मेरा खदशा है कि पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर माशा डॉक्टर फारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लता मंगेशकर सिर्फ एक गुलकारा नहीं थी, वो सुरों की वो मलिका थी जिसने दिहाइयों मौसीकी पर राज किया। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी लता मंगेशकर उतनी ही शोहरत रखती थी, बल्कि दुनिया भर में उर्दू सुनने और समझने वालों में लता से बड़ी शायद ही कोई गुलकारा हो। लता मंगेशकर के गानों की खूबियों पर बात करना बहुत मुश्किल है। वो नगमों के जज्बात और नज़ाकत को अपनी आवाज़ में पिरोने में माहिर थी, जो गाया अमर कर दिया। कोई कोयल कहता तो कोई सुरों की रानी। उनके वालिद नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाने गाएं, लेकिन सन
1942 में अपने एक दोस्त की गुजारिश पर उनके वालिद तैयार हो गए और लता ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म के लिए गाया। फिर एक वक्त ये आया कि सन 2013 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने के मौके पर लता ने कहा कि अगर फिल्मी सनत के 100 साल हैं तो उनमें से 71 साल मेरे हैं। लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ख़ान के वालिद उस्ताद सलामत अली ख़ान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा और फिर उसके बाद लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। लता ने अपने करियर में बहुत से अवार्ड्स हासिल किए और दिलचस्प बात है कि सन 1985 तक फिल्म फेयर में बेहतरीन गुलकारी के लिए कोई अवार्ड नहीं था, तो लता ने इस तकरीब में गाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अब तब तक नहीं गाएंगी जब तक गुलकारों के लिए अवार्ड का ऐलान नहीं किया जाता। 92 साल की उम्र में वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई जो हज़ारों आवाज़ों में भी अपनी पहचान आप थी। उनके गाए हुए गीत हमेशा सुने जाते रहेंगे। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।